नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की यात्रा लगातार जारी है, लंबे समय तक हमारा साथ देते चलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एन एरा ऑफ वॉर, अर्थात सतत युद्ध का एक नया युग आ चुका है और इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं और इनमें से हम आने वाले समय में 4-5 सालों में अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विश्व की व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार से प्रभावित होगा और साथ ही साथ एआई की दुनिया कैसे प्रभावित होगी, वो सब आज हम देखेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, वर्ल्ड वॉर 3 का वीडियो आपने काफी सराहा और कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ, उस पर अलग से भी प्लेलिस्ट का जो विचार है वो अच्छा है। ग्रेट, सो वी आर थिंकिंग अबाउट इट। सही समय पर आपको हम अवश्य सूचित करेंगे। तो अब शुरू करते हैं एन एरा ऑफ वॉर का हमारा आज का संपूर्ण एनालिसिस। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। सतत युद्ध का नया युग अर्थात एन एरा ऑफ वॉर। A wise man once said, older men declare war, but it is the youth that must fight and die. और हम वर्तमान में एग्जैक्टली यही देख रहे हैं। बूढ़े युद्ध की घोषणा करते हैं और युवा जाकर अपनी जान दे देते हैं। सदियों से यही होता रहा है। बूढ़े फ्रंट लाइन पे जाके नहीं लड़ते हैं, अमूमन वहां पे यंग ब्लड ही सैक्रिफाइस किया जाता है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत एक फूड फॉर थॉट से की जाए। इसे कमेंट में लिखकर इस पे आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान और आगे फैले, बातें समझ में आए। इस सीरीज को बेहतर समझने के लिए ये कुछ पुराने हमारे इसी सीरीज के वीडियोस हैं, इस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। एन एरा ऑफ वॉर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? किसी ने भी थर्ड वर्ल्ड वॉर या एक एरा ऑफ वॉर ऐसा डिक्लेयर तो किया नहीं है और ना ही कोई वैसा डिक्लेयर करने जा रहा है। इतना तो हम कॉमन सेंस से बात को समझते हैं। लेकिन लगातार युद्ध होते जा रहे हैं। मल्टीपल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू एक्चुअली मिटिगेट दोस और एंड दोस सीम्स टू हैव एंडेड। तो बहुत सारे युद्ध छोटे छोटे यहां वहां शुरू हो चुके हैं, कुछ बड़े युद्ध शुरू हो चुके हैं और उन्हें हम समाप्त नहीं कर पा रहे और ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट होते चले जा रहे हैं। पहली चीज ये है। तो मल्टीपल साइमल्टेनियस रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सॉरी, एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी कॉन्सिक्वेंट टू दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं समझा दूंगा। रिटर्न ऑफ हार्ड पावर पॉलिटिक्स। तो ये रिटर्न ऑफ हार्ड पावर पॉलिटिक्स क्या होता है? जब एक इंटरनेशनल स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ था जिसका सिरमौर अमेरिका था, पैक्स अमेरिकाना, 1945 से लेके पिछले कुछ सालों तक, कोई भी दादागिरी करके कुछ हड़प नहीं सकता था। माइट इज राइट ये लागू नहीं होता था क्योंकि उसके खिलाफ दुनिया में पब्लिक ओपिनियन बन जाती थी, मीडिया बोलने लगता था, नागरिक विरोध करने लगते थे और कहीं ना कहीं बड़े बड़े सूरमा खान को भी कदम पीछे खींचने पड़ते थे। आज की दुनिया में हो ये गया है कि ये हार्ड पावर पॉलिटिक्स जो है ये लौट आया है। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब ये अच्छा क्यों नहीं है उसको आप अगर थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाई इज हार्ड पावर पॉलिटिक्स नॉट गुड, क्योंकि इसमें होता क्या है कि मिलिट्री पावर, टेरिटोरियल कंट्रोल एंड कोर्जन, ये स्टेट क्राफ्ट के मूल तत्व बन जाते हैं। जहां पहले हम कोऑपरेशन की बात करते थे, अब हम प्योरली मिलिट्री पावर, टेरिटोरियल कंट्रोल और कोर्शन एंड थ्रेट्स पर आ गए हैं। इससे दुनिया का भला नहीं होने वाला है, बल्कि इससे रिजेंटमेंट बनने लगते हैं, आने वाले समय की नई दुश्मनियां बनने लगती हैं जो इवेंचुअली बहुत बड़े स्केल पे ब्लड शेड करवा देती है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, स्थितियां विश्व में लगभग 1912, 13, 14 की हैं, जो विश्व युद्ध प्रथम शुरू हुआ था उसके पहले के जो हालात थे।
और अगर वैसा है तो फिर हमारा एनालिसिस उसी दिशा में अब आगे बढ़ेगा। दोस्तों, एन एरा ऑफ वॉर इज अपॉन अस। मैं आपको इनवाइट करता हूं, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये जो नीचे ज्वाइन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे 5 लेवल्स मिलेंगे। आप किसी भी लेवल को ज्वाइन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, लेकिन सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ट्राई दिस आउट, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद द क्वालिटी वी ऑफर। गो अहेड एंड चेक इट आउट। थैंक यू। तो ये हार्ड पावर पॉलिटिक्स से आशय क्या होता है? हार्ड पावर पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा, तुम रोक सको तो रोक के दिखाओ। तो मिलिट्री फोर्स प्राइमरी हो जाता है, सामने वाले की डिफेंस कैपेबिलिटीज उसके लिए प्राइमरी हो जाती हैं, और स्ट्रेटेजिक कोर्जन नेशनल इंटरेस्ट के लिए। I'm going to take over Greenland, I want Greenland, यही है हार्ड पावर पॉलिटिक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है आने के बाद, वो विशुद्ध रूप से हार्ड पावर पॉलिटिक्स है। कनाडा को मैं अपना 51st स्टेट बना लूंगा, ग्रीनलैंड पूरा का पूरा निगल जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अनथिंकेबल थिंग्स जो कोई सामान्य समय में सोच भी नहीं सकता था, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले आता है, और फिर उसी कॉन्फिडेंस से ईरान में घुसता है, और फिर समझ में आता है कि बहुत बुरे फंसे। तो इस प्रकार से टेरिटोरियल कंट्रोल यानी भूभाग पर नियंत्रण करने की जो भूख होती है वो बढ़ने लगती है टेरिटोरियल कंट्रोल के नाम पे। और कोशिश यही करता है वो देश कि मैं रिसोर्सेस हड़प लूं, और यूक्रेन जैसे युद्धों में और साउथ चाइना सी के टेंशन में हम एग्जैक्टली यही बातें देख रहे हैं। तो ये जो हार्ड पावर पॉलिटिक्स का जमाना हमारे सामने आ गया है, इसमें ये हैं वो 4 बड़े कंपोनेंट्स। तो कौन से 4 कंपोनेंट्स हमको दिख रहे हैं हार्ड पावर पॉलिटिक्स के, जो दरअसल एन एरा ऑफ वॉर की ही बात हम कर रहे हैं? दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं हार्ड पावर पॉलिटिक्स में, इसमें कोर कंपोनेंट इज मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक लेवरेज। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे से किया, हमने देखा। पूरा बैलेंस शिफ्ट होने लगता है, और कोऑपरेशन की बजाय हम कन्फ्रंटेशन ज्यादा देखते हैं। आज हम देख रहे हैं प्रॉक्सी वॉर, कोअर्शन सब तरफ फैल चुके हैं, और किसी नए क्षेत्र में नहीं आएंगे ऐसी कोई गारंटी है ही नहीं। और इसके इम्प्लीकेशन है कि पूरी ग्लोबल एनर्जी और फूड और केमिकल चेन्स टूटने लग रही हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इन 3 मुद्दों को। सबसे पहला इसका प्रभाव हो रहा है कि ग्लोबल एनर्जी और फूड सप्लाईज डिसरप्ट हो रही हैं। इनफैक्ट हो ही चुकी हैं, आप समझते ही हैं। हर देश पर असर आएगा, भारत पे भी इसका बहुत गहरा असर आएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट हो या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो या फर्टिलाइजर मार्केट हो, सभी सांस बांध के बैठे हैं, और छोटी सी पॉजिटिव न्यूज आती है तो जोर जोर से बल्ले बल्ले करने लगते हैं। हालात वाकई में इतने खराब हो गए। आर्म्स रेस बहुत तेजी से फैल चुकी है, और इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म का ही जमाना अब आता दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा, इनमें से कुछ भी ग्लोबलाइजेशन के फेवर में तो बिल्कुल ही नहीं है। यहां तक सब समझ में आ गया आपको? तो इस हार्ड पावर पॉलिटिक्स से सभी देशों पर, लेकिन विशेषकर डेवलपिंग कंट्रीज पे, जिसमें कि भारत भी शामिल है, असर नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब इन सभी देशों को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगले 5 साल की बहुत बारीकी से करनी होगी, क्योंकि एक बार ये सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं तो सप्लाई रिज्यूम होने के बाद भी उन्हें ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। और अभी तो फिलहाल ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड, ईरान ने बोला मैं तुम्हारे ब्लॉकेड के ऊपर भी ब्लॉकेड लगा दूंगा, ऐसा करते करते कहीं बम्बई तक ना आ जाए। तो ये सब चल रहा है दुनिया में। ये सुलझेगा, लेकिन कब सुलझेगा इसकी गारंटी देने की स्थिति में अभी कोई भी नहीं है। तो ये हार्ड पावर पॉलिटिक्स आपको क्लियर हुआ। अब एक बहुत बड़ा एंगल जो लोगों ने बहुत इग्नोर कर दिया है इस सब आपाधापी में, जो कुछ पश्चिम एशिया में हो रहा है उसका असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया पे प्रत्यक्ष पड़ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां जीसीसी के देशों में
मिडिल ईस्ट के रीजन में डेटा सेंटर के ऊपर डेटा सेंटर लगाए जा रही थी, उनके ऊपर बम गिर रहे हैं और एनर्जी की सप्लाई रुक गई है, तो डेटा सेंटर वहां चलेंगे कैसे? वहां जियोपॉलिटिकल रिस्क का मीटर एकदम मैक्सिमम पे जा चुका है। इस वजह से अब एआई का पूरा इक्वेशन चेंज होना शुरू हो चुका है। यह समझने के लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो अलग से बनाया है, एआईज ह्यूज एनर्जी रीसेट। यह आपको मिलेगा हमारे ही चैनल बिलियन होप्स पर, इसकी लिंक नीचे दी हुई है कमेंट में। आप बिलियन होप से भी सर्च करेंगे तो ये पूरा वीडियो आपको एआईज ह्यूज एनर्जी रीसेट का वहां मिलेगा, उसे आप पूरा देख लीजिएगा क्योंकि वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। द हार्बिंजर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, तो वर्तमान में जो अस्थिरता आ रही है उसके पीछे के 3 सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट्स आपके सामने। द फोर्सेस ड्राइविंग इंस्टेबिलिटी, इनमें से कुछ पर हमने पहले भी बात की थी, आगे लगातार बात करते रहेंगे। ये सीरीज तो लंबी जाने वाली है और आप लोगों को अच्छी भी लग रही है, तो इसके ऊपर हम आगे काफी कुछ करते रहेंगे। दोस्तों, द फोर्सेस ड्राइविंग इंस्टेबिलिटी में रशिया यूक्रेन वॉर, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। आप याद करेंगे मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि अमेरिका और चाइना की ये कोशिश, खासतौर पर अमेरिका की, कि भाई हम एक बड़ा स्टेबल बाय पोलर वर्ल्ड सिस्टम बना दें और नीचे का मैनेज्ड मल्टीलैटरलिज्म चलता रहेगा, जिसमें रशिया के लिए कोई जगह नहीं थी। तो रशिया ने 2022 में यही सोचा कि मेरी जैसी सुपर पावर जो कभी थी यूएसएसआर में, मुझे आप साइड में करके अपनी नई एक विश्व व्यवस्था बना रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। मुझे मेरे 5000 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कसम, मेरे हाइपरसोनिक वॉरहेड्स की कसम, ये तो मैं होने नहीं दूंगा बाबा। और उसने यूक्रेन पे धावा बोल के सारे कैलकुलेशन अमेरिका के तोड़ दिए। शायद चीन के भी मन ही मन वही कैलकुलेशन थे। आप याद कीजिएगा, व्लादिमीर पुतिन जब यूक्रेन पे हमला शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, उसके 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक पब्लिक फंक्शन में थे चाइना में, और उसके ठीक 2 दिन बाद हमला हो गया यूक्रेन पे। और उस वक्त की रिएक्शन से यह साफ था कि शायद शी जिनपिंग को यह ऑफिशियली नहीं बताया गया था। तो हम जब अक्सर ये सोचते हैं कि एक रशिया ईरान चाइना का पूरा गुट बन चुका है, जो कि बन चुका है और वो मजबूत होता जा रहा है, जो कि वो हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो तीनों एक दूसरे के इतने लंगोटिया यार बन चुके हैं कि हर बात हर किसी को पता चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें आपस में भी कंपटीशन रहेगी और इन तीनों में से भी हर देश अपने आप को सबसे आगे रखेगा, विच इज वेरी नेचुरल। उनके नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए सुप्रीम रहेंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर की उत्पत्ति का थोड़ा सा डायनामिक आपको पता होना चाहिए था। खैर, उस वक्त भी जब वो युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने उसी समय जो वीडियो बनाए थे उसमें ये बात कही थी कि रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पाएगा। 7 डे मिलिट्री ऑपरेशन कह के घुसा है, क्योंकि एक तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कीव छोड़ के भागे नहीं, वो अपने पैलेस में डटे रहे। जब भी जो टॉप लीडर है वो मेन पॉइंट पे खड़ा हो जाता है आके कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, ऐसे देश को हरा पाना बहुत मुश्किल है। तब उस वक्त कॉमन पब्लिक ओपिनियन ये थी कि यूक्रेन बर्बाद हो गया, 7 दिन में खत्म हो जाएगा, 50 दिन में खत्म हो जाएगा। और मीडिया में तो जिस तरह की हेडलाइन बन रही थी, अरे बाप रे बाप, क्या हुआ, 4 साल हो गए ना, कहां खत्म हुआ, दोनों तरफ इतना भारी नुकसान हुआ। रशिया का पलड़ा भारी है, लेकिन यूक्रेन कोई मैदान छोड़ के थोड़ी भागा, वहां के लोग लड़ने उतर आए। ऐसा ही होता है, आप पूरे देश को कभी भी इस तरह सिर्फ अपनी दादागिरी के दम पे नहीं हरा सकते। यह सबक पुतिन ने सीखा। लेकिन ईरान का युद्ध शुरू होने से पुतिन के हाथ फिर से मजबूत होने लग गए। पश्चिम एशिया की इंस्टेबिलिटी अब क्रॉनिक हो चुकी है, और क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी की पूरी ज़ायोनिस्ट लॉबी ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए न केवल गाजा में जेनोसाइड कर चुके हैं, लाइव हुआ है जेनोसाइड, पूरा दुनिया के सामने है। अब वो लेबनान में वही चीज रिपीट कर रहे हैं। पश्चिम चुप है, एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन। और ये जो अभी इस वक्त सीज फायर के दौरान लेबनान में हो रहा है, ये आगे सबको बहुत तकलीफ देने वाला है। वो बीज बो दिए गए हैं उस चीज के। तो ये इंस्टेबिलिटी अब परपेचुअल हो चुकी है। रेड सी भी अब स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट आज नहीं तो कल, बस ये समझ लीजिए कि बन गया है। क्योंकि जिस तरह इजराइल लेबनान और गाजा में अभी कर रहा है, रेड सी इन्वॉल्व हो गई, मतलब अंसार अल्लाह, मतलब हुथीज, वो इन्वॉल्व इसमें होंगे ही होंगे। प्लस अमेरिका का ये कहना है कि मैं तो ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड लगा दूंगा, और ईरान का कहना है कि तुम्हारे ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड के ऊपर मैं ब्लॉकेड लगा दूंगा।
तो ये करते करते पूरी दुनिया में चक्कर काट के आ जाएंगे दोनों के दोनों। उससे तो अच्छा सब हटा ही लो। लेकिन अब ठीक है, किसको क्या समझाएं भाई, समझने के परे समझदार लोग हैं। आने वाले समय में जो हम एक एंगल आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका एक ब्रीफ हिंट अभी लेते हैं। राइजिंग टेंशंस इन द इंडो पैसिफिक। आप याद कीजिए दोस्तों, एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि अमेरिका इज नाउ पिवटिंग टू द इंडो पैसिफिक रीजन। और बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा हुआ इसके लिए, पूरा क्वाड बनाया गया। याद है ना आपको, क्वाड में 4 देश थे भैया, इंडिया भी था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। वो क्वाड की आजकल खबर ज्यादा आती नहीं है। अमेरिका अपने गोला बारूद, हथियार, साजो सामान, सैनिक इंडो पैसिफिक से निकाल के वेस्ट एशिया में डाल रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है। तो चाइना मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि सभी ले जा भाई तू। अमेरिका बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। स्थिति यह है कि अगर आज चाइना कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर ताइवान के खिलाफ करे तो अमेरिका का कमिटमेंट ताइवान को बचाना क्या वाकई एग्जिबिट भी होगा, इस बात की संभावना पर भी विचार होने लगा है। Will America even exhibit a very strong resolve to defend Taiwan in case, given the West Asian conflict and turbulence, China decides to exercise its power there? No one knows. ऐसे सवाल कभी पूछे जाएंगे ये किसी ने सोचा ही नहीं था। तो ये पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है, इसमें साउथ कोरिया और जापान वो अपनी पोजीशन रीअसेस कर रहे हैं कि फिर क्या वाकई अमेरिकन एलाय होने का हमको कोई फायदा मिल रहा है क्या? हम और निशाने पे तो नहीं आ रहे हैं। वेस्ट एशिया के 13 मिलिट्री बेसेस अमेरिका के सबसे पहले वही निशाने पे आए। जो बचाने गए थे जीसीसी को, उनको बचाने वाला कोई नहीं। तो इंडो पैसिफिक का ये प्रॉब्लम आगे काफी बड़ा बनेगा। इसके ऊपर हम आपसे आने वाले कई वीडियोस में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। बहुत सारी चीजें इसमें अभी आगे होनी है, जिसके ऊपर हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। अभी तक का सब समझ में आ गया? अरे भैया, सब समझ में आ गया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। और वो जो ज्वाइन का बटन दिख रहा है ना, 5 लेवल्स हैं, लेवल 1, 2, 3 तो बहुत ही बढ़िया है, करंट अफेयर तो पावर ऑफ 10, 4 और 5 पे यूपीएससी का पूरा कोर्स उपलब्ध है। चेक करो, आज क्या ज्वाइन करो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारा ज्ञान आपका इंतजार कर रहा है। फिर मैंने आज आपको बिलियन होम्स चैनल के बारे में भी बताया, वहां पर वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक हमने नीचे दी है। और उस चैनल को भी अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब इन 4 चीजों पर आने वाले दिनों में हम काफी बातें करेंगे, क्योंकि भारत के ऊपर इनका असर बिल्कुल प्रत्यक्ष होने जा रहा है, होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। उसको काफी हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन हम इसको जी रहे हैं और आगे और जीतना अब हमारी मजबूरी होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ही जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गोल बन जाएगा, और हर देश अपनी जितने भी ये पूरे खेल में जो अपने पत्ते फेंकेगा, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी को ही प्राइमरी बना के चलेगा। ये समझ में आया आपको? तो ये चीजों ने ऑलरेडी दुनिया को परेशान कर रखा है, और ये अब कई सालों तक मेन स्ट्रीम टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। देखिए, युद्ध अच्छी चीज नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र से जो दूर होते हैं, मैं, आप, बाकी लोग, हमारे लिए युद्ध एक पढ़ने, पढ़ाने, समझाने की चीज। और हम में से कई जोशीले लोग बम गिरा दो, मार दो, खत्म कर दो, आर पार कर दो। जो युद्ध में जाते हैं सैनिक और उनके परिवार, वो कभी युद्ध नहीं चाहते। युद्ध बहुत खराब चीज होती है। इंसान जिस तरह मारे जाते हैं, वो अगर आप वाकई देख लें तो आपको बहुत विचलित कर देगा। लेकिन हम वो देखते कहां हैं? हम तो उसको मेटा लेवल पर देखते हैं ना, तो हम फिर उसको जियोपॉलिटिक्स का नाम दे देते हैं। लेकिन जो युद्ध में जाता है, वो और उनका परिवार, उन्हें सिर्फ दर्द मिलता है। सो वॉर्स एसेंशियली आर वेरी इविल एंड इनह्यूमन। लेकिन अब वो सच्चाई भी है, यही सबसे बड़ा दर्द है। राइज ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर ये आ चुका है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर आ चुका है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है साइबर अटैक। देखिए, अभी तो फुल स्केल पे ये शुरू भी नहीं हुए हैं। आने वाले समय में साइबर अटैक्स आपको ऐसी ऐसी अजीब चीजों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भारत के ऊपर चीन के 2 बड़े साइबर अटैक ऑफिशियली रिपोर्ट हो चुके हैं, आपको पता है ना। एम्स पूरा डाउन कर दिया था चीन ने कई दिनों तक, आई होप आपको मालूम है। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े शहर की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बंद कर दी थी। ये सारी खबरें मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं, ऑफिशियली अनुमोदित हो चुकी हैं।
तो ये तो और बढ़ेगा आने वाले समय में। सिर्फ चाइना इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जिस किसी के भी पास साइबर कैपेबिलिटी होगी, और क्लॉड माइथॉस का जो नया मॉडल एंथ्रोपिक लाया है, क्या आपने उसके बारे में सुना है? इस पूरे जियो पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच क्लॉड माइथॉस जैसे मॉडल डे जीरो वल्नरेबिलिटी बता के पूरे सिस्टम को ठप करने की ताकत रखते हैं, इसलिए वो मॉडल को पब्लिक में रिलीज नहीं किया है। मैंने उसका बहुत एनालिसिस दिया है बिलियन ऑफ चैनल पे, देखिएगा। एआई का रोल बढ़ रहा है और ड्रोन वॉरफेयर मेन वॉरफेयर बन जाएगा कुछ समय में। तो ये चीजें आने वाले समय में आप और हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, 100 बातों की एक बात, मेजर इंस्टेबिलिटी इज अराइविंग। हर देश को अब इसके लिए मजबूरी ही सही तैयार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एन एरा ऑफ वॉर। दुख की बात है कि जब इस पूरे विश्व को शांति की जरूरत है और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, तो हम एक दूसरे को काटने पर आमादा हो गए हैं। तो अब हर देश को अपना अपना देखना होगा, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड वे टू रन ह्यूमैनिटी, बट दैट्स हाउ इट इज। कैसा लगा आज का वीडियो हमें जरूर बताएं, आपके विचार बताते चलें। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। एन एरा ऑफ वॉर का आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्ते, जय हिंद।